अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, इमरान खान साहब की अदालत पेशी से मुतल्लिक़ आज सारा दिन एक्टिविटीज़ होती रहीं और जो मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ़ के वकला की तरफ से सामने आ रहा है उसमें ये बुनियादी बात की जा रही है कि एक तो उनकी जान को ख़तरा है, उससे पहले भी कातिलाना हमला उन पर हो चुका है, इसीलिए उनकी दोबारा पेशी खासी सेंसिटिव हो सकती है। फवाद चौधरी साहब ने गुज़श्ता रात भी ये मौक़िफ़ अपनाया था। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उनकी जो तबीयत है या उनकी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है उस पर भी एक क्वेश्चन है। फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस यही किया है कि जो कोर्ट रूम है वो काफ़ी जो है वहाँ पर रश होता है आवाम का, इसीलिए वहाँ जाते हुए वो रेकमेंड नहीं करेंगे कि उनको वहाँ भेजा जाए, इसीलिए हमें जो है वो रिलीफ़ दिया जाए। लेकिन देखा हमने ये कि दो जो अलग अलग दरख्वास्तें थीं उसमें से एक दरख्वास्त में हमने देखा कि पीर को 2 बजे उनको पेश होने का हुक्म दिया गया, जबकि दूसरी दरख्वास्त में 6:30 बजे तक का उनको टाइम दिया गया अदालत की तरफ से और उन्हें कहा गया कि उनको पेश किया जाए। लेकिन जब वो पेश नहीं हो सके तो उसके बाद जो हिफाजती ज़मानत थी, उनकी जो दरख्वास्त थी उसको अदम पैरवी पर ख़ारिज कर दिया अदालत ने। और अब दूसरी जो दरख्वास्त है उस पर पीर के रोज़ समाअत होने जा रही है। इसके अलावा दीगर डेवलपमेंट्स की आज हम बात करें तो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़ एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और उनकी एक ऑडियो लीक का ये मामला है जिसमें कुछ अदालती बेंच के हवाले से वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि फ़ॉरेंसिक इसका करवाया जाएगा। ये भी कहा कि वज़ारत कानून से इस पर राय लेने के हवाले से हमने हिदायत कर दी है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने यह हिंट किया कि इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो करने का उसकी इंटेंशन जो है वो रखते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के ख़िलाफ़ तहकीकात का मुतालबा किया है। इससे मुतल्लिक़ एक ख़त लिखा गया सदर पाकिस्तान को जिसमें मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने यही इख्तियार किया है कि जैसे एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया है इस पर तो अपने हल्फ़ की ख़िलाफ़ वर्जी के वो मुर्तकिब हुए हैं और बतौर कस्टोडियन और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहोल्ड करने के लिए जो सदर पाकिस्तान है वो किरदार अदा करें और इंटरवीन करें। साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक बयान सामने आया जिस पर डिबेट और टॉकिंग पॉइंट बन चुका है और वो ये है कि जब महंगाई की ये वेव हम देख रहे हैं, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया गुज़श्ता रात, उसके बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मेरी हुकूमत नहीं है दरअसल, और हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज़ शरीफ साहब मुल्क में मौजूद होंगे, तो अभी इसको मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत नहीं कहा जा सकता। तो इस पर ख़ासी तनकीद मरीम नवाज़ साहिबा पर भी की जा रही है। और साथ साथ इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ अज़ीम चौधरी साहब मौजूद हैं, तजिया निगार हैं। अज़ीम साहब आपने ज्वाइन किया। उमर डार साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मज़हर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अज़ीम साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? इमरान खान साहब की अगर पेशी की बात करें तो PTI का मौक़िफ़ यही है कि उनकी जान को ख़तरा है और जो तबीयत के हवाले से बात की जा रही है कि वो इंजर्ड भी हैं। तो ये मौक़िफ़ जो इख्तियार किया गया और इसके बाद जिस तरह से मामलात आगे बढ़े, आपको लगता है जेन्युइन कंसर्न है अब भी उनकी लाइफ को लेकर, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी एक्सप्रेस किया? इमरान खान साहब को अपने कहे हुए उन असूलों और उन कवायद और उन जवाबित और उन इरशादात पर अमल करना चाहिए कि पाकिस्तान में दो तरह के कानून हैं, एक ताकतवर के लिए और एक कमजोर के लिए। उन्हें चाहिए था वो मिसाल बनते और ये साबित करते कि मैं एक ताकतवर शख्स हूँ, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, बड़ी पार्टी का रहनुमा हूँ और मैं अदालत में जा रहा हूँ। अगर वो जलसा करने के लिए इस्लामाबाद या पिंडी तशरीफ ला सकते थे तो एम्बुलेंस तो अंदर तक कोर्ट के जा सकती है और थोड़ा बहुत तो वो अपने घर में भी चल फिर लेते हैं। इस तरह की कोर्ट में चलना था और कोर्ट अगर हुक्म जारी कर देती कि कोर्ट के प्रेमिसेस को खाली कर दिया जाए और यहाँ पर इमरान खान साहब सिर्फ वकला होंगे, तो ये मुमकिन था। ये कोई ऐसा इशू नहीं था जो नहीं हो सकता था। और सही। मैंने ये देखा कि 1975 में मुझे पेश होना पड़ा एक अदालत में, हाई कोर्ट में, और बेल बिफोर अरेस्ट थी और 3 मिनट लेट था मैं पहुंचने पे क्योंकि पुलिस वहां मौजूद थी। तो ये तो उसके बाद, और वो बेल नहीं हुई थी, उसके बाद तो ये बदल दिया गया और ये कह दिया गया कि अगर अदालत के पास एप्लीकेशन आ गई हुई है तो पुलिस दरवाजे पर या रास्ते में गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि कोर्ट तक पहुंचने के लिए उनको राह फराहम की जाएगी। और इमरान खान साहब को किसी ने आज गिरफ्तार मेरा नहीं ख्याल करना था। अगर वो कोर्ट चले जाते और प्रोटेक्शन के लिए वो बेल लेना चाहते थे
तो वो बेल उनको यकीनन 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन और 1 हफ्ते के लिए मिलती और फिर उन्हें इस्लामाबाद आना पड़ता और अपनी बेल की कंफर्मेशन के लिए उनको दरख्वास्त देना पड़ती। यही कानूनी तरीका है सही। और यही उनको इख्तियार करना चाहिए था। हम्म। एक बेल तो उनकी एप्लीकेशन जो थी वो रिजेक्ट हो गई जो प्रोटेक्शन की थी, और दूसरी का मामला जो है जिसमें 2 तरह के दस्तखत हैं, वो अब देखेंगे पीर को क्या फैसला उस पर आता है, उसके बाद उस पर बात कर ली जाएगी। लेकिन ये उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो कौम के सामने ये साबित करते हाँ। कि मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूँ और पाकिस्तान की अदालतों में जो कुछ होता है अगर वो मेरे साथ भी हो तो मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार ठीक हूँ है, मतलब लोगों के उनको एक साथ। मिसाल, एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए था अदालत पेश होकर। पॉइंट आ गया सर आपका। उमर साहब, आपसे यही सवाल कि ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि अगर वो पेश हो जाते तो एक अच्छी मिसाल कायम हो जाती। तो पार्टी जो इस पर मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है उसमें भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि लूप होल्स हैं। देखिए, एक तो मैं आपको गुजारिश करूं, वो पेश होने के लिए ये जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अदालत पहुंचते अदालत का फैसला आ गया। अब अदालत ने मंडे तक का कहा है और मेरा जहां तक है कि पार्टी का यही फैसला है कि इमरान खान साहब मंडे को अदालत पेश होंगे। देखिए, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। खान साहब के ऊपर एक पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा और अभी भी उन्हें लाइफ सिक्योरिटी के जो है वो थ्रेट्स हैं, बड़े सीरियस लाइफ सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। और दूसरा, जहां तक उनकी फिजिकल फिटनेस है वो भी सबके इल्म में है कि वो भी अभी पूरी तरह फिट नहीं हुई है हुए। यही वजूहात है जिस बिना के ऊपर पार्टी के अंदर ये राय थी कि क्योंकि आपको सीरियस लाइफ थ्रेट्स हैं और खुदा न खास्ता कोई मामला जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। सर वैसे लाहौर हाई कोर्ट लेकिन जमान पार्क का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी मिनिमल है, तो इसमें ट्रैवलिंग का इतना बड़ा कंसर्न वाकई था कि ज़्यादा ट्रैवलिंग की बात तो नहीं कर रहे हम यहाँ पे? नहीं, देखिए, आपको तो पता ही है कि अल्लाह माफ करे, यहाँ तो धाक लगाए बैठे होते हैं जो दहशतगर्द लोग हैं। मतलब और बेसिक फिर अगर कंसर्न जो है इमरान वो खान थ्रेट साहब का है। निकलते हैं तो वो फिर इमरान खान साहब ने अकेले थोड़ी निकलना है, पब्लिक अवाम मतलब लोग आज खुद पहुंच जाते हैं वहां। तो ये मतलब एक तहफ़्फ़ुज़ात थे इन चीजों के, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि वो अदालत जाते हैं, वो पेश होते हैं। तो वो ज़मान पार्क के बाहर जो कारकुनान के कैंप लगे हुए थे वो रास्ता क्लियर कराया जा रहा था, लोगों को वहां से हटाया जा रहा था ताकि खान साहब जो है वो अदालत पहुंचे। तो इससे पहले कि वो वहां से निकलते अदालत की तरफ से फैसला आ गया। अब बात मंडे पे गई है तो मुझे उम्मीद है, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला मंडे को इमरान खान साहब अदालत पेश होंगे। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मज़हर इकबाल साहब, आपको शामिल करना चाहूँगा गुफ्तगू में। क्या समझते हैं जो बात की जा, गवर्नमेंट ने अपने प्लान कर रखा है, राना सनाउल्लाह साहब से आज भी सवाल हुआ कि ज़मानत रिजेक्ट हुई है, गिरफ्तारी का सोच रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि ये हम पहले नहीं बताएंगे। तो गवर्नमेंट क्या प्लान करती है इस पर, आप कुछ बताना चाहेंगे या नहीं? देखिए, एक तो पहले मैं इमरान खान साहब की इंजरी पे जो उन्होंने 3 महीने हो गए हैं जिसको वो लेकर बैठे हुए हैं, उस पर कमेंट करना चाहूँगा, बीइंग ए डॉक्टर भी, बीइंग ए ऑर्थोपेडिक सर्जन भी और बीइंग ए यानी जो बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन मैं पहले दूंगा कि मैंने वो खुद ब्रीफिंग जो है वो फैसल डॉक्टर फैसल जो है उनकी जब सीटी स्कैन पे उन्होंने ब्रीफिंग दी थी उसमें मैंने सारी बड़ी गौर से सुना था। उसमें कोई भी इनको डायरेक्ट बोन को जो है वो बुलेट इंजरी नहीं हुई। कुछ शार्पनर्स जो है वो जो धात के कुछ टुकड़े वो मेरा ख्याल है ट्रक के या वो इनकी सॉफ्ट टिश्यू में दाखिल हुए और वो फिबुला हड्डी के साथ एक टच कर रहा था। यानी ये वो सॉफ्ट इंजरी है कि अगर मैं हॉस्पिटल में आप इमरजेंसी में पेशेंट आए तो उसको आप पट्टी करके विदाउट एनी प्लास्टर आप कहते हैं, क्योंकि फिबुला एक ऐसी बोन है जो वेट बेयरिंग नहीं है कि आप घर चले जाएं और ये एंटीबायोटिक्स खा लें एंड यू कैन वॉक, इवन यू कैन वॉक फ्रॉम द फर्स्ट डे। अब खान साहब उस इंजरी को जो कि उनके अपने डॉक्टर फैसल की ब्रीफिंग की मैं बात कर रहा हूँ उसको लेके उन्होंने एक जो है वो सारा 3 महीने से उसको कभी प्लास्टर, कभी उसके ऊपर ब्रेस लगाते हैं, कभी वो सामने रख के फिर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखाते भी हैं, जैसे परवेज लाई साहब अपना प्लास्टर दिखाते थे और वो जो सारा ऊपर वो पार्डीन से ब्लड स्पॉट भी लगाए गए थे। तो ये इस तरह की मदर साहब, इससे क्या हासिल होगा शख्स से उनको, ये समझाएं ना कि और व्हाट कुड बी द और फिर रीज़न बिहाइंड कानून दिस। से
देखिए कानून से बालातर नहीं है। आपके हर जो है कौमी लीडर यानी शुरू से हर बंदा अदालतों का एहतराम करता रहा है, अदालतों के जो है फैसलों पर वो पूरा सर तस्लीम खम करता रहा है, और उसमें कभी भी ये तासर नहीं हुआ, ख्वाह वो बेनज़ीर हों, नवाज शरीफ हों, भुट्टो हों और शेख मुजीब हों, कोई भी लीडर, मैं समझता हूँ कि जो भी आज तक हमारी नज़रों से गुजरा है उसने कभी अदालत की जो है हुक्मदुली नहीं की। और आप जो है यहाँ से मदर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी किया नवाज शरीफ की वापसी, कोई तक नहीं आए वो। अभी इतनी लीनियंसी दी हुई है इन्हें कि वो जो है वो अपना जो है वो वहां तक जाने के लिए तैयार नहीं है, इतने खौफजदा हैं, डरे हुए हैं वो। और दूसरी तरफ बातें जो हैं वो आपकी जेल बरो तहरीक की कर रहे हैं। तो और जिस तरह के अभी कह रहे थे कि भाई उनको एहतराम करना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि मुल्क में एक ही कानून है, अमीर और गरीब के लिए बराबर है, तो वो तो ना हुआ। और जो है गिरफ्तारी से इतना खौफसदा हुए हैं कि वो अपना घर से ही निकलने को तैयार नहीं है। एक जमानत खारिज हो चुकी है, सो यू हैव दी अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लगता है कि हुक्मदुली हुई है कोर्ट की। एब्सोल्युटली, तो अगर गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तारी होगी, इसमें ऐसी कौन सी बात है, लोग गिरफ्तार नहीं होते रहे। और खान साहब तो खुद भी गिरफ्तारी देने को तैयार है, वो तो सारे लीडर्स की लिस्टें बना रहे हैं, अपने कारकुनों की, ख्वातीन के हिसार में बैठे हुए हैं, जमान पार्क में बाहर ख्वातीन को बैठाया हुआ है। जैसे वो तारुल कादरी साहब, वो धरने पे भी आपने देखा था, इन्होंने अपनी वुमेन शील्ड और बच्चों की शील्ड बनाई होती थी असगर। तो फिर आप अपना बताएं ना कि भाई मैं कॉवर्ड मैन, आई एम नॉट ए वेरी ब्रेव, और मैं जो है एक आम इंसान हूँ। आप एक तरफ जो है वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल सुपर मैन बनाना, ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका, सही। और अजीम साहब, आपसे ये सवाल कि गिरफ्तारी के हवाले से बात होती है तो इस पे कहा जाता है गवर्नमेंट भी हिचकिचाहट का शिकार है, और साथ साथ ये भी कि अब जिस तरह से ये बेल रिजेक्ट हुई है तो अगर गवर्नमेंट का प्लान होता तो एग्जीक्यूट कर लेते उसको। आपको लगता है कि इस पोजीशन में है हुकूमत के इमरान खान साहब के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई कर सके? एक बात पिछले हवाले से कह दूं, इस वक्त अदालत वक्त दे दे कि आप इस वक्त पेश हो, और आप पेश ना हो तो ये नहीं उधर पेश किया जा सकता कि सड़क खाली करवाई जा रही थी और मैं आ रहा था। अदालत में मुल्जिम को 5 मिनट पहले ही पेश होना होता है, और इमरान खान साहब मुल्जिम के तौर पर अदालत में पेश होना चाहते थे। अब जहां तक आपका ये सवाल है कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी और हुकूमत को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि ये चूंकि एक मुकदमा है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हवाले से, और वहां तक तो उनको रसाई देनी चाहिए कि वो अदालत में जाएं और उसके बारे में वही अदालत फैसला करे जिसने उस मुकदमे की समाअत करनी है, और खान साहब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। अगर बेल बिफोर अरेस्ट हो जाएगी तब भी उनके लिए कंपलसरी होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें और उन पुलिस ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को मुतमईन करें कि उन्होंने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया। और अगर वो मुतमईन नहीं कर सके तो चालान पेश होगा, और फिर जो अदालत फैसला करेगी वो फैसला खान साहब के नसीब का फैसला होगा। लेकिन खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, और मैं नहीं समझ सकता खान साहब जिन वकला पर बज़ाहिर एतमाद कर उन्हें अदालत में अपने बिहाफ पे भेज रहे हैं, वो उनके लिए कोई सहूलत पैदा कर रहे हैं। पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है, कितना खेला जाएगा ये अल्लाह जानता है, ये खान साहब जानते हैं। लेकिन जो कुछ दीवार पे लिखा नजर आ रहा है तो हमसे ज्यादा खान साहब खुद पढ़ सकते हैं। हम लोग तो एक क्यास की बुनियाद पर बात करते हैं, उन पर तो बीती है और उनके पास इंफॉर्मेशन है। वो उस बुनियाद पर अगर कोई फैसला करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनको खुद लेनी पड़ेगी, किसी दूसरे ने वो जिम्मेदारी लेनी नहीं है। सही। उनके यहाँ एक बात अपनी जगह पर मौजूद है कि ऑल्टरनेटिव लीडरशिप मौजूद नहीं है, और जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं उनके दरमियान कोई बहुत ज्यादा अच्छे मामलात नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये पार्टी टूट फूट का शिकार होगी अगर इमरान खान साहब पस मंजर में चले गए और मंजर आम पर कोई और आ गया। ठीक है, सही मौक़िफ़ आ गया आपका। उमर साहब, आपके जो इत्तेहादी हैं काफ़िले की अगर मैं बात करूं, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की एक वीडियो बल्कि ऑडियो सर्कुलेट कर रही है, और उसमें बात ये अदलिया के हवाले से हो रही है, जजेस की बात हो रही है। तो इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, FIA से भी तहकीकात का उन्होंने कहा है।
तो पीटीआई क्या सोच रही है इस पर कि ये जो ऑडियो सामने आई है प्रोब करना चाहिए इसको? आपको याद होगा इससे कबल शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियोज लीक हुई हैं जिसमें वो डायरेक्टली जजेस को हदायत दे रहे थे कि इसको सजा नहीं आपने देनी है, इसको सजा नहीं देनी, इसको। ये भी वैसे ही केस है आपके नजदीक? हाँ, नहीं दूसरा सुने। अब इसमें एक तो ये देखना है कि जो ऑडियोज लीक्स होती हैं ये कौन करता है, कौन इन ऑडियोज को रिकॉर्ड करता है और कहाँ से होती हैं, और ये एक मुल्क में ये जो एक सिस्टम चला हुआ है ये कहाँ से चल रहा है, क्यों हो रहा है। ये अमल वैसे ही एक गैर कानूनी अमल है, और किसी की अगर आपने इस तरह ऑडियोज, ये जो इस मुल्क में तमाशा हुआ है, यहाँ तो लोगों की वीडियोस तक बना के वायरल कर दी गई हैं, तो ये इंतहाई संजीदा मामला है। और यकीनन मेरा ख्याल है आज इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं है। फोन कॉल के ऊपर आप जो भी बात कर रहे हैं वो आपकी रिकॉर्ड हो रही है, और कोई बंदा जो है, कोई प्राइवेसी, कोई आज़ादी इस मुल्क में नहीं है आज लोगों को। ये ऑडियो लीक्स ही जो हैं ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत और प्रूफ है पाकिस्तान के अंदर। ये ऑडियोज, वीडियोज, ये कहाँ से, ये कल्चर कौन मुतारफ करा रहा है, ये वाला कल्चर इसको देखना होगा। पहले इसको देखें कि ये कल्चर कौन मुतारफ करा रहा है। उमर साहब लेकिन देखें, की माजरत, उमर साहब देखें, ऑडियो तो पहले भी बहुत सारी आती रही है, बहुत लोगों की ऑडियोज आई हैं, यहाँ तो वीडियोज आ गई हैं लोगों की। लेकिन देखें ना, जब मुखालिफिन की ऑडियोज या वीडियोज आती हैं तो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो का आपने जिक्र किया, उस पर खान साहब ने भी तनकीद की कि उसमें जो गुफ्तगू हो रही थी उसको डिस्कस कर दिया खान साहब ने जलसे में जाके। तो रविश तो यही है तमाम सियासतदानों की कि अगर अपोजिशन की आ जाएं ऑडियोज तो ठीक है, हमारी आ जाएं तो गलत है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मैं तो जाती तौर पर मैं वो ऑडियोज या वीडियोज, वो चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, तहरीक इंसाफ की हो, ABCD किसी भी पार्टी की हो, मैं उसकी इंतहाई मजम्मत करता हूँ। ये एक इंसान की अपनी प्राइवेसी है। आप, मेरा मतलब है यहाँ कोई प्राइवेसी रही नहीं पाकिस्तान में। आप लोगों की ऑडियोज बना रहे हैं, लोगों की वीडियोज बना रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है उन ऑडियोज और उन वीडियोज से। न सिर्फ पॉलिटिशियंस को बल्कि हर तबके के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है उनकी ऑडियोज और वीडियोज पेश करके दिखा के। अच्छा। ये हालात हुए हैं। और मैं मजहर साहब से कहना चाहूंगा, अभी वो इमरान खान साहब के बारे में बता रहे थे कि जी उन्हें तो डायरेक्ट गोली नहीं लगी। देखिए, एक तो उनकी सर्जरी हुई है। मजहर साहब को मरियम नवाज साहब के वो बयानात सुनाए जब उनके वालिद साहब बीमार थे, तो वो मोहतरमा कहती थी कि 8 से 10 हफ्ते में तो नज़ले जुकाम का इलाज नहीं होता, तो मियाँ साहब की सर्जरी जब होगी तो कम से कम उन्हें 1 साल चाहिए। इमरान खान साहब को तो दिन दहाड़े 4 गोलियां टांग के ऊपर लगी हैं, और वो कई एक मरतबा मीडिया भी उनके जख्म दिखा चुका है, उसकी बाकायदा सर्जरी हुई है। तो उस वक्त इन्हीं की लीडर का ये मौकफ होता था मीडिया के ऊपर। मैंने खुद सुना हुआ है कि जी 10-12 हफ्तों में तो नज़ला जुकाम का इलाज नहीं होता, तो मियाँ साहब 10-12 हफ्तों में कैसे पेश होंगे? जवाब लेते हैं मजहर साहब से इसका। सर्जरी के बाद 1 साल चाहिए उन्हें अदालत पेश होने के लिए। सही, ठीक है मजहर साहब, ये इसको रिस्पॉन्ड कर दें आप ज़रा कि स्टैंडर्ड हुए ये तो कि जब नवाज शरीफ साहब की बात होती है तो आप कहते हैं कि रिकवरी जल्दी नहीं होती, आप कह रहे हैं कि फ़ौरन रिकवर हो जाना चाहिए खान साहब को। Depends upon the injury, depends upon the disease, depends upon the जो है medical condition। खान साहब के हवाले से मैं, क्योंकि मैंने खुद वो ब्रीफिंग सुनी फैसल साहब की, और जिस तरह यानी इन्होंने तो अपना किसी पब्लिक हॉस्पिटल में मेडिकल तक नहीं कराया। नवाज शरीफ साहब का तो मेरा ख्याल है जितने बोर्ड उन पर बने सर्विसेज हॉस्पिटल से लेके जना हॉस्पिटल, और इनकी अपनी गवर्नमेंट में बने, और इनके अपने मिनिस्टर्स और इनके अपने एडवाइजर्स, और मेरा ख्याल है कोई ऐसा इन्होंने लेकुना नहीं छोड़ा जिसमें जो टेस्ट उनका नहीं करवाया गया पब्लिक हॉस्पिटल्स में। खान साहब ने तो पब्लिक हॉस्पिटल में जाना भी गवारा नहीं किया। खान साहब वहां से उठे सीधे लाइफ थ्रेट है उनको, इस वजह से अवॉइड किया उन्होंने। और वो शौकत खानम, लाइफ थ्रेट सबको ही है, किसको नहीं है लाइफ थ्रेट? हर लीडर को है। आपके जो है वो जैसे इमरान खान साहब ने जरदारी साहब पर, उनकी फैमिली पर इल्जाम लगाया है, तो उनको नहीं है थ्रेट? उनके लिए तो थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दी है खान साहब ने। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं, वो शेख रशीद साहब ने खमियाजा भुगत लिया उसका ना। देखिए, बेसिकली आज रिहाई हुई है उनकी। आप जो मादर पितर आज़ादी की बात करते हैं कि आपकी जैसे शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो सामने आई थी और जिसमें
यानी आप एंटी स्टेट बातें भी करें, एंटी स्टेट ड्राइव भी करें। और खान साहब तो खुद बड़े इस चीज़ के मुशाक थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की हर बात रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि पता चले कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा है, और वो जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या कंडक्ट है सारा वो मौजूद है रिकॉर्ड पर। ठीक है कि हम उसको कंडेम करते हैं कि भाई ये जो बातें हैं ये इट्स नॉट फेयर कि भाई आप जो है ऑडियोज और वीडियोस, लेकिन ये वही चीज़ें हैं जिसको खान साहब अपने जलसों में बाकायदा जो है वो बड़ी स्क्रीनें लगा के दिखाते थे। मजर और साहब, लेकिन वहाँ पर मसला उस यही है ना, राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज इस ऑडियो के कंटेंट पे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो कंडेम इस एक्ट को तो नहीं कर रहे, कंटेंट्स पे बात हो रही है सिर्फ। देखिए ये तो फिर जो है वो एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है मुल्क में, बट और यू जो आर द है पार्ट ऑफ द वो कल्चर ना, लेजिस्लेट करके इसको रोक सकते हैं आप। जी हाँ, वो उसको जो है लेजिस्लेशंस में तो सारी पार्टीज बैठे और एक वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जिसकी हमें ख्वाहिश है कि जैसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी इन्हें इनवाइट किया गया था, फिर इसमें वैसाखी मईशत पर भी इनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन ये ख्वाह सिक्योरिटी हो, ख्वाह वो मईशत हो, ख्वाह मसला हर कश्मीर हो, हर चीज़ पर जब आप सियासत खेलेंगे और अमेरिका के ताल्लुकात पर, फॉरेन पॉलिसी पर, आप हर वो एलिमेंट जिससे मुल्क की सिक्योरिटी और उसकी स्टेबिलिटी को खदशात हो, उस पर जब आप पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देंगे और आप जिस तरह की जो है वो इतना पोलराइजेशन माशरे में क्रिएट की है इस पार्टी ने, तो वो उसका जो है खमियाजा और उसका जो कल्चर इन्होंने डेवलप किया है वो तो फिर सारे ही भुगत रहे हैं, और न जाने ये कब तक ये सिलसिला चलेगा। ठीक है। और इसमें जो है वो मेरा तो ख्याल है कि सबको ख्याल करना चाहिए, और खान साहब सही। को भी, और जो है वो ठीक है, अपने पॉइंट आ तौर गया तरीके आपका। बदले। अजीम साहब, आपसे यही सवाल कि ये ऑडियो लीक्स का जो कल्चर है ये थमने का नाम नहीं ले रहा, और जब भी ऐसा होता है तो पॉलिटिशियंस में भी एक डिवाइड नज़र आती है, वो एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट को नहीं बल्कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब परवेज़ इलाही साहब की बात हो रही है और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि FI तहकीकात करेगा इस पर, कैसे ख़त्म होगा ये कल्चर? अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे वो शहबाज शरीफ साहब के फोन कॉल की, वो फोन कॉल की कयूम साहब को की गई थी, जी जी। और राशिद साहब ने और कयूम साहब ने वो फैसला किया था। दोनों जज साहिबान ने अपने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, और राशिद अजीज साहब तो उसके बाद कहीं देखे सुने ही नहीं थे। कयूम साहब अटॉर्नी जनरल बने और कुछ अर्सा उन्होंने काम किया। मैं आपको जरा माजी में ले जाऊं, ऑडियो लीक की बात जो है, ये फोन टैप की बात, मैं आपको बहुत पुरानी मिसाल दे के कोशिश करूंगा कि ये मामला यूं खत्म हो। प्रेसिडेंट निक्सन जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, जी जी। और वो ऑडियो की सीधी रिकॉर्डिंग थी जो जर्नलिस्टों ने वहां तक पहुंचे और उन्होंने उस बात को वाज़ेह कर दिया, जिसके नतीजे में इम्पीचमेंट होना लाजमी करार हो गई थी, बिल्कुल। और प्रेसिडेंट निक्सन ने इस्तीफा दे के अपनी जान छुड़ाई और इम्पीचमेंट से बच गए। ये तकरीबन 60 साल पुरानी बात है, कम से कम मेरा ख्याल है, मुझे अगर ठीक तरह से जी याद जी। है। 50 साल तो बहरहाल पुरानी बात है। 50-60 साल से जो एक रवायत चली आ रही है पॉलिटिक्स में कि अपने मुखालिफ को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ उसकी मालूमात हासिल की जाए। दुनिया की कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो इस तरह के काम नहीं करती, और पाकिस्तान में तो ये बदकिस्मती रही कि फौज की मुदाखलत के नतीजे में हुकूमतों को फैसिलिटेट करने के लिए वो तमाम एजेंसीज जो उनके काम आ सकती थी वो शाह से ज्यादा शाह की वफादार रहीं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पूरे का पूरा बैलेंस खराब हो गया। अब हम जब लेवल फील्ड मांगते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम फौजी को कह रहे होते हैं कि आप रास्ते में मत आए और हमें हमारी जंग लड़ने दें। इस वक्त की जो फौज की क़यादत है जो ये ऐलान कर चुकी है कि हमारा इन सारे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, माजी में जो हुआ उस पर हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप जाने, आपका काम जाने। तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो सेंसिबली, मेच्योरिटी के साथ अपने पॉलिटिक्स के मामलात को लेकर पॉलिटिकली आगे बढ़े, और पॉलिटिक्स जिद के साथ नहीं होती, पॉलिटिक्स निगोशिएशंस के साथ होती है, गिव एंड टेक के साथ होती है, और मामला फहमी के साथ होती है। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, किसी तरह भी अच्छे नहीं हैं, और हमें ये चाहिए
कि हम सेंसेबल पॉलिटिशियंस के तौर पर सही, आगे बढ़े और कोई कंसेंसस पैदा कर सके। ठीक है। कंसेंसस जो है वो पैदा करना होगा पॉलिटिक्स में। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मरीम नवाज़ साहिबा का जो बयान है उस पर मज़ीद कमेंट करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत का रिस्पॉन्स भी जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम का सामने आ रहा है। मरीम नवाज़ साहिबा ने आज ये कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, हमारी तब होगी जब नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। इस पर कमेंट लेते हैं। आलिया हमज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा। आलिया साहिबा शुक्रिया शो में आने के लिए। मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं ये हमारी हुकूमत ही नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब यहाँ मौजूद होंगे तब हमारी हुकूमत आएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब, मैं अब उन खातून के बारे में क्या कहूँ। उन खातून की बात झूठ से शुरू होती है और झूठ पर ही ख़त्म होती है। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर उसके बाद क्या निकला आपने भी देखा है कि उसके बाद क्या निकला। उसके बाद इनके 1 अरब के असासे निकले। फिर ये वही थे जो कहते थे कि असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते तो तुम्हें क्या है। और फिर आपने ये देखा है कि ये वही खातून है जो जब वजीर आजम बने थे इनके चचा जान, तो किस तरह से इन्होंने अपनी वीडियो रिलीज की थी वजीर आजम हाउस में जाते हुए। आज मुझे सिर्फ इतना बता दे ये किस तरह से सारी चीज से अलग हो सकती हैं, ये किस तरह से ये कह सकती हैं कि इनका इस हुकूमत के अंदर हाल नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ये कहते थे जुलाई में महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की 5वें गियर में जाएगी। जनवरी में कहते थे हमारी हुकूमत ही नवंबर में शुरू हुई है इसलिए अब महंगाई कम होगी। आज फरवरी में ये कह रही है कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। एक दिन आएगा ये कहेंगी मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन हकीकतन ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी कि इन लोगों की पाकिस्तान क्या, लंदन क्या, बैरून मुल्क के किसी कोने में भी इज्जत नहीं है। क्योंकि अगर मैं 3-4 चीजें सिर्फ आपको बताऊं, इस वक्त जो सूरत हाल इस मुल्क की ये लोग कर गए हैं ना, जो पेट्रोल 150 का था 272 रुपए का है, जो डीजल 145 का था 280 का है, जो डॉलर 178 का था वो 280 में भी नहीं मिल रहा। गैस 133% बढ़ चुकी है। बिजली का यूनिट जो हम 16 रुपए का देते थे आज 50 रुपए को भी क्रॉस कर गए। नए टैक्सेस अब पता चले 170 अरब के नहीं 500 अरब के हैं। जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है। महंगाई ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ज़रे मुबादला 16 अरब से 2 अरब के ऊपर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर इनके हालात ये हैं कि यूएई का सदर जो है वो पाकिस्तान आता है, इस्लामाबाद नहीं पहुंचता। कीनिया के सदर इनके चचा जान का फोन नहीं उठा रहे और बड़ी मुश्किल से तुर्की वालों ने इस बेसिस के ऊपर कि आप हमसे कुछ नहीं मांगेंगे आइंदा पूरे 1 साल के लिए, इनको वहां आने की इजाजत दी है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये जाती परचून की दुकान कोई ऐसे नहीं चलाता जिस तरह से ये लोग मेरे मुल्क को चला रहे हैं। तो मैं इन खातून को क्या कहूँ, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके आज ये कह रही है इनकी हुकूमत नहीं है, बराबर के हिस्सेदार है। सिर्फ मरियम नवाज ने ये जो 14 पार्टियां हैं और उनके जो सहूलतकार हैं, क्योंकि अवाम ये सवाल करिए कि आप यहाँ पर बैठकर हमें ये बताते थे डॉलर की कीमत बेहतर हो गई है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट बेहतर हो गया। आज कोई आकर हमें ये क्यों नहीं बताता कि डॉलर की कीमत क्या है, स्टॉक मार्केट कितनी गिर गई है, एक्सपोर्ट कितनी गिर गए, रिमिटेंसेस कितनी। आलिया साहिबा, लेकिन देखे ना कल जो सबका जुर्म है, कल फाइनेंस बिल जो पास हुआ 117 अरब रुपए के टैक्सेस का इजाफा किया गया, क्या ऐसा था कि आप अगर पार्लियामेंट में होते तो इसको कन्फ्रंट करते, कोई तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट होता? आपने मैदान खाली छोड़ दिया उनके लिए। वट एवर दे विश दे आर डूइंग इट। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अब पार्लियामेंट की बजाय इस वक्त जो हकीकी ऑपोजिशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर रही है, क्योंकि उस पार्लियामेंट की तो इतनी ही बुक्कत थी कि कल जब ये जो मिनी बजट पेश हो रहा था, जो माशाल्लाह से इस हुकूमत का छठा बजट था, उस वक्त हुकूमती अरकान में से सिर्फ 60 लोग वहां पर बैठे थे। वहां पर कोरम भी पूरा नहीं था। ऑपोजिशन तो वैसे ही खाली कुर्सियां थी, या आप ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज को बिठा लेते या किसी खाली कुर्सी को रख देते। वो भी आपने देखा उन्होंने तो बजट के ऊपर भी कोई तकरीर करनी या कोई स्टेटमेंट देनी भी जरूरी नहीं समझी है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दे, जिस पार्लियामेंट में बजट पेश हो रहा है वहां का वजीर आजम मौजूद नहीं है, वहां की कैबिनेट मौजूद नहीं है, उनके अपनी 14 जमातें हैं, उनके अपने अरकान मौजूद नहीं है, उसमें हमारी मौजूदगी से क्या होना? उन्हें मालूम है ना कि ऑपोजिशन नहीं होगी, इसीलिए नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अवाम के ऊपर जिस तरह से इन्होंने इस वक्त ये अजाब की तरह मुसल्लत है। आप देखें, रात को खबर आती है 500 अरब के टैक्स लगेंगे, यानी मैं सादा अल्फाज में समझाऊंगी, 100 रुपए अगर एक आदमी
खर्च करता है ना, तो बेसिकली वो 100 नहीं, वो 118 रुपए इस पर खर्च करे, और कुछ केसेस में तो वो 125 रुपए खर्च करे। यानी ये हमें मिसालें देते थे ना, मैं इनकी जबान में ये हमें कहते थे, आटे पे टैक्स, चीनी पे टैक्स, नमक पे टैक्स, मिर्चों पे टैक्स, यानी अवाम के खाने पे टैक्स लगा दिए। और तो और छोड़ दें, इन्होंने कब्रों पे भी टैक्स लगा दिए। यानी ये अब ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, क्या हम मुर्दे को लपेट के छोटा कर दें कि वो कब्र उसकी बड़ी ना बने। यानी ये मरे हुओं पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। फिर ये जो ये कहते थे लैपटॉप देने की ये बातें करते थे, आज आप ये देखें लैपटॉप के ऊपर, फोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, हर चीज के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिए। अब एक अवाम के बोलने पर तो इन्होंने वैसे ही FIR लगाई हुई थी, जो बात करता था उस पे FIR कर दे, जो बीपर देता था उस पे FIR कर दे, उसे गद्दार डिक्लेयर कर दे। अब एक बात रह गई है कि अवाम की सांसों पर भी आप टैक्स लगा दे, ताकि अवाम ना सांस ले ना जिंदा रहे। 22 करोड़ अवाम को ऑलरेडी आप ये जो महंगाई, यकीनन खासी मुश्किल सूरत हाल है आम आदमी के लिए। पॉइंट आ गया आपका। मदर साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दें। 170 बिलियन के टैक्सेस आपने लगाए हैं और मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हमारी हुकूमत ही नहीं है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहिए कि एवेड करने वाली, इवेजन वाली बात है। हमारा जो है, हम किस तरह अभी इससे बड़े जुमा नहीं हो सकते। इस हुकूमत का हम हिस्सा है, प्राइम मिनिस्टर हमारे अपने हैं और बाकी पार्टीज इसमें। तो इस स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करें फिर सर, इसका लॉजिक क्या है? कौन सी स्टेटमेंट? मेरे नजर से नहीं गुजरी ना, उन्होंने, मेरा ख्याल है कहीं पे ये आज यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरीम साहिबा ने कहा है कि हमारी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में होगी, अभी नहीं है। I don't understand, मेरा नहीं ख्याल। What if I tell you that she has said this? So how would you respond to this? मेरा ख्याल है कि पता नहीं किस तनाज़र में ये बात हुई है, किस तरह हुई है, मैं इस पर कोई अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी हुकूमत जो है, इस हुकूमत का हिस्सा है, PDM की हुकूमत का। अच्छा। और उसमें सारे शामिल हैं और हमने ये जिम्मेदारी उठाई है कि इस मुल्क को इस दलदल से, उस गिरताब से निकालना है। ये बहुत रतबुल निशान थे ये जो भी साहबात बोल रही थी, और मुझे हैरत हो रही थी कि ये वो हैं जिन्होंने ये लैंड माइन्स बचा के गए और IMF से मुआहदे करके, और उसके साथ फिर उस पर जो है अमल पैरा भी नहीं हुए और अपने मुल्क को एक ऐसी गिरताब में डाल गए। और अपने वज़ीर ख़जानों को भी कहा कि आप IMF वालों को टेलीफोन करें, लेटर लिखें कि हम सरप्लस बजट, जो कि हम 4 साल पंजाब का तकरीबन 1/4 ऑफ द बजट सरेंडर करते रहे बुज़दार साहब के ज़माने में, और फेडरल गवर्नमेंट को सरप्लस बजट भेजते रहे कि उनकी जो है वो वहाँ पर जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए। साहब, मतलब ये बात गलत होगी ना कहना कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, आप इसको एंडोर्स तो नहीं करेंगे कम से कम, यस और नो? जी नहीं। सही पॉइंट आ गया सर आपका। अजीम चौधरी साहब, आप कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट को मरीम नवाज साहिबा ने जो दी है? ये PMLN की हुकूमत नहीं है, ये एक मखलूत हुकूमत है कि फैसले करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ती है और जहाँ कंसेंसस हो जाए वहाँ पर वो फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये मामला जो पाकिस्तान का है, ये एक दिन का मामला नहीं है, ये तो पिछले 30-40 साल से मामला खराब होते चले आए हैं और अब इस तहत पर पहुँच चुके हुए हैं कि अगर हम सख्त तरीन फैसले नहीं करेंगे और उन पर अमल दरामद नहीं होगा और कोई कंसेंसस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा चलेगा नहीं, वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। हमें एक कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए कुछ अच्छा कुर्बानी देनी पड़ेगी और इस कुर्बानी में FBR के लोगों को ज़्यादा कुर्बानी दे देनी चाहिए कि वो रिश्वत का बाजार बंद कर दें, टैक्स का जो निज़ाम है उसको ठीक करें, पूरी तरह टैक्स लिया जाए और कम से कम लोगों को अद्वियात तो मिले, खाने का तेल तो मिले, पेट्रोल तो मिले। खाने के तेल पर ही कल टैक्स लगाया सर उन्होंने। खाने के तेल पे जब आपको आएगा बंद डब्बे में तो पता चलेगा टैक्स लग गया हुआ है। अभी तो फाइनेंस बिल आया नहीं, अभी तो सिर्फ प्रपोजल्स आई हैं और यकीनन अगले दिनों में इस पे गुफ्तगू होगी, नेशनल असेंबली में, ये सेनेट में भी जाएगा एक कमेटी के पास और फिर जब वहां से अप्रूव हो जाएगा नेशनल असेंबली इसको। अजीम साहब, लेकिन देखें ना, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी तो बची नहीं है कि हम स्टैंड लें चीज़ों के ऊपर। IMF जो डायरेक्ट करेगा करना पड़ेगा उसको। तो ये हमारी अपनी कमजोरियों का नतीजा है ना, ये किसी एक हुकूमत का वो नहीं है तरीका कार। ये मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पिछले 30 साल से जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा था
यही होना था। अब हमें कोई सॉवरेन गारंटी पर कर्जा नहीं देता। अब तो हम प्लस कराने के भी काबिल नहीं रहे। अब तो हम भीख मांगते फिर रहे हैं, और अगर हमें कहीं से भीख मिल जाएगी सही। तो हम जिंदा रहेंगे, तो सूरत दीकर हम एक दूसरे की बोटियां नोचेंगे। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आ गया। आलिया साहिबा, कल भी सागदार साहब ने अपनी स्पीच में भी यही कहा कि ये सारा जो रिपरकशन है वो पीटीआई के दौर का है, जिसको हमें समेटना पड़ रहा है, क्योंकि आईएमएफ की डील आपने की और ये लैंड माइन्स आपने बिछाई हैं। बात करूंगी और मैं इन्हीं की जबान में सारी बातें करूंगी। शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट है 1 अक्टूबर 2021 को, जब हमने सिर्फ 2 रुपए बढ़ाए थे पेट्रोलियम मसनूआत में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना खत्म होने वाले इजाफे और महंगाई की शदीद लहर ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। इतनी बेहिस्सी अवामी वोट के बगैर इक्तदार में आने वाली हुकूमत ही दिखा सकती है, जो इक्तदार के नशे में बिल्कुल अंधी बेरी हो चुकी हो। फिर इन्हीं की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई 12% की थी, जो इस वक्त 40 पर पहुंच चुकी है। फिर मरियम साहिबा की स्टेटमेंट है, ऐसी महंगाई में 15,000 के बजट में खानदान कैसे गुजारा कर सकते हैं। एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट है, ये IMF प्रोग्राम अंगूठा छाप हुकूमत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सरेंडर कर दिया। और बिलावल जरदारी, हुकूमती नालायकी की सजा अवाम महंगाई की शक्ल में भुगत रहे, और उसके बाद उन्होंने IMF के कागज फाड़े थे और वो सारे वॉकआउट कर गए थे। और उसके अलावा भी ये बता दे, एहसन इकबाल ने ये बयान तब दिया था जब पेट्रोल 149 रुपए का था, कि मुस्लिम लीग नून वाहिद पार्टी है जिसकी इकोनॉमिक टीम है, काबिलियत है, क्रेडिबिलिटी है, तजुर्बा है। अगर कोई तकदीर बदल सकता है तो वो PMLN है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क का सवा सत्यानाश ये हुआ है कि 10 महीनों में 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने 7 बार पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में कमी की है। ठीक है आलिया साहब, वक्त खत्म हो गया। 2 बार, S&P ने 2 बार। मुझे सिर्फ इतना बता दे, हम गलत थे ना, क्यों उतारा था हमें? आप तो रियासत बचाने आए थे, आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, और ये जो सारे जी इकोनॉमिक कोलैप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, मज़र साहब और आलिया हमजा साहबा मौजूद थी। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।